अब हम बात करते हैं इनफ की। देखिए इनफ का मतलब आप लगाते हो पर्याप्त, पर्याप्त रूप से, दैट इज इनफ। इनफ जो है वो एक ऐसा शब्द है जो अलग अलग शब्दों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हम लोग इसका प्रयोग नाउन के साथ भी कर सकते हैं, हम लोग इसका प्रयोग एडजेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं, हम लोग इसका प्रयोग वर्ब के साथ भी कर सकते हैं, हम लोग इसका प्रयोग एडवर्ब के साथ भी कर सकते हैं। अलग अलग शब्दों के साथ इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जब ये अलग अलग शब्दों के साथ इस्तेमाल होगा तो अपनी पोजीशन बदलेगा, अपना स्थान बदलेगा। किस तरीके से बदलेगा? देखिए दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है आई हैव सेव्ड इनफ मनी टू बाय द कंप्यूटर। इनफ मनी, इनफ हमारा इस्तेमाल हुआ है, किसके साथ इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, मनी के साथ। और मनी क्या है? नाउन। आई हैव सेव्ड इनफ मनी, मैंने पर्याप्त पैसा बचा लिया है, टू बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीदने के लिए। सेकेंड है आई हैव सेव्ड मनी इनफ टू बाय द कंप्यूटर, मैंने पर्याप्त पैसा बचा लिया है कंप्यूटर खरीदने के लिए। मनी के साथ ही इनफ का यूज हुआ है। मनी हमारा क्या है? नाउन। दोनों ही वाक्यों में इनफ का प्रयोग जो है वो नाउन के साथ हुआ है। अब जब नाउन के साथ उसका प्रयोग करते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होती है? देखिए कभी भी जब इनफ का प्रयोग नाउन के साथ होगा तो नाउन के साथ इनफ की जो पोजीशन है वो इस तरह से होती है, इनफ प्लस नाउन होता है। नाउन के साथ हमेशा इसका प्रयोग तुरंत पहले होता है, इनफ प्लस नाउन। तो सही वाक्य कौन सा हुआ इनमें से? आई हैव सेव्ड इनफ मनी या आई हैव सेव्ड मनी इनफ? जी हाँ, हम नाउन के साथ प्रयोग कर रहे हैं और नाउन के साथ प्रयोग करते समय इसकी पोजीशन हमें पहले ही रखनी है। फर्स्ट हमारा सही है, सेकेंड सेंटेंस गलत है। हम मनी इनफ का प्रयोग नहीं कर सकते, हमें इनफ मनी ही करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं व्हेन इनफ इज यूज्ड विद नाउन वी पुट इट जस्ट बिफोर द नाउन। अगर इसका प्रयोग नाउन के साथ होता है तो इसको नाउन से तुरंत पहले रखा जाता है। और सेंटेंस देखते हैं, दो सेंटेंस और हैं आपके सामने। शी इज इनफ ब्यूटीफुल और सेकेंड है शी इज ब्यूटीफुल इनफ। देखिए इनफ का यूज हुआ है, किसके साथ हो रहा है? जी हाँ, ब्यूटीफुल के साथ। और ये ब्यूटीफुल जो है किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, शी के लिए। और शी क्या है? हमारा प्रोनाउन। हमने एडजेक्टिव्स के अंदर अच्छे से बात की थी, नाउन प्रोनाउन के लिए जो भी शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? जी हाँ, एडजेक्टिव्स। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव के लिए इनफ का यूज हुआ है। बताइए दोनों सेंटेंस में से एक सही है एक गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत? नीचे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इनफ का प्रयोग इसके बाद हुआ है। बताइए जब एडजेक्टिव के साथ इसका यूज होगा तो इसकी पोजीशन कहाँ रखी जाएगी? देखिए जब एडजेक्टिव के साथ इनफ का यूज होता है, एडजेक्टिव के साथ अगर हमें इनफ रखना है तो उसकी पोजीशन एडजेक्टिव के बाद में बनती है। यानी कि हम कह सकते हैं एडजेक्टिव प्लस इनफ होता है। नाउन के साथ हमने बात की थी, नाउन से तुरंत पहले आता है, इनफ प्लस नाउन होता है। लेकिन यहां पर एडजेक्टिव प्लस इनफ होता है, यानी एडजेक्टिव के साथ इसकी पोजीशन हम लोग बाद में रखते हैं। तो दोनों में सही सेंटेंस कौन सा होगा? जी हाँ, सेकंड वाला हमारा सही है, फर्स्ट गलत है। इनफ ब्यूटीफुल नहीं कह सकते, हमें क्या कहना पड़ेगा? ब्यूटीफुल इनफ। एडजेक्टिव के साथ जब भी इसका प्रयोग करते हैं हम इसकी पोजीशन बाद में रखते हैं। नाउन के साथ आएगा तो पहले रखा जाएगा और एडजेक्टिव के साथ आएगा तो बाद में पोजीशन होगी। और सेंटेंस देखते हैं, दो सेंटेंस हो रहे हैं आपके सामने। शी कैन स्पीक इंग्लिश वेल इनफ। सेकेंड है शी कैन स्पीक इंग्लिश इनफ वेल। देखिए वेल इनफ, इनफ का प्रयोग किसके साथ हुआ है? जी हाँ, इस वेल के साथ। नीचे भी इनफ का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? जी हाँ, इस वेल के लिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं वेल क्या है, किसके लिए आ रहा है? शी कैन स्पीक इंग्लिश वेल इनफ, शी कैन स्पीक इंग्लिश वेल। देखिए वेल जो है वो स्पीक के लिए आ रहा है और स्पीक हमारा क्या है? वर्ब। और वर्ब के लिए जो शब्द आता है वो हमारा कहलाता है एडवर्ब। अभी हम एडवर्ब जब पढ़ेंगे तो इसके अच्छे से बात करेंगे एडवर्ब्स क्या होती है। अभी आप इतना समझिए, वर्ब के लिए जो शब्द आएगा वो हमारे लिए एडवर्ब कहलाएगा। जिस तरह से नाउन और प्रोनाउन के लिए जो शब्द आता था वो एडजेक्टिव कहलाता था, उसी तरह वर्ब के लिए जो शब्द आता है वो एडवर्ब कहलाएगा। नीचे भी वेल जो है वो किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, स्पीक के लिए, यानी ये भी हमारा क्या है? एडवर्ब। यानी इस वक्त इनफ जो है वो एडवर्ब के साथ यूज हुआ है और जब एडवर्ब के साथ यूज होता है तो इसकी पोजीशन क्या होती है? देखिए जब ये एडवर्ब के साथ यूज होता है तो इसकी पोजीशन एडवर्ब के बाद में ही होती है।
यानी ये भी एडवर्ब प्लस इनफ ही होता है। जिस तरह से एडजेक्टिव के साथ इसका यूज होता था उसी तरह एडवर्ब के साथ यूज होगा। एडवर्ब प्लस इनफ यानी एडवर्ब के बाद में इसकी पोजीशन रखी जाती है। तो सही सेंटेंस कौन सा है हमारा? जी हाँ, वेल इनफ, शी कैन स्पीक इंग्लिश वेल इनफ, एडवर्ब प्लस इनफ की पोजीशन होगी। फर्स्ट सेंटेंस हमारा सही है, वेल इनफ, एडवर्ब प्लस इनफ होता है। सेकेंड सेंटेंस हमारा गलत है, शी कैन स्पीक इंग्लिश इनफ वेल हम लोग नहीं कर सकते, एडवर्ब के साथ इसकी पोजीशन बाद में होती है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा सही है। तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन वी यूज इनफ विद एडवर्ब वी पुट इट आफ्टर द एडवर्ब, हम इसको एडवर्ब के तुरंत बाद रखते हैं। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। दो सेंटेंस और हैं आपके सामने। यू डोंट प्रैक्टिस इनफ, यू डोंट इनफ प्रैक्टिस। देखिए इनफ का यूज किसके लिए हुआ है? जी हाँ, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस इनफ, और नीचे वाले में भी इनफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्या है? यू डोंट प्रैक्टिस इनफ। देखिए डू डज को क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्रैक्टिस यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, यानी ये वर्ब है। प्रैक्टिस हमारा क्या है? वर्ब। और वर्ब के साथ जब हम लोग इनफ का इस्तेमाल करेंगे तो पोजीशन कहां रखी जाएगी? देखिए वर्ब के साथ जब इसका इस्तेमाल होता है तो वर्ब के साथ भी इसकी पोजीशन बाद में ही रखी जाती है, वर्ब प्लस इनफ होता है। तो दोनों में से सही वाक्य कौन सा है? जी हाँ, प्रैक्टिस इनफ। फर्स्ट सेंटेंस हमारा सही है, सेकंड सेंटेंस गलत है। इनफ प्रैक्टिस हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि प्रैक्टिस वर्ब है और वर्ब के साथ हम इसकी पोजीशन बाद में ही रखते हैं। यानी कि इनफ की जो पोजीशन जो है वो अलग अलग शब्दों के साथ बदल जाती है। अगर नाउन के साथ इसका इस्तेमाल होगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी? जी हाँ, नाउन से तुरंत पहले इसकी पोजीशन रखी जाती है। उसके अलावा इसका प्रयोग अगर एडजेक्टिव के साथ होता है, एडवर्ब के साथ होता है या फिर वर्ब के साथ होता है, इन तीनों के साथ इसकी पोजीशन क्या होती है? जी हाँ, इनके तुरंत बाद होती है। तो आप सीधा से इसको याद रख सकते हैं, केवल नाउन से पहले इस्तेमाल होगा, बाकी सबके ये बाद में इस्तेमाल होगा। अब कभी भी अगर आप इनफ का यूज करें तो वाक्य में प्रयोग करते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा, नाउन के साथ करेंगे तो पहले आएगा, बाकी सबके बाद में इस्तेमाल होगा। ठीक है, दो सेंटेंस आपके सामने हैं। वी हैड चांस इनफ टू विन द गेम, और सेकंड है शी इज इनफ इंटेलिजेंट। देखिए इनफ की हमने बात की, अगर नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है तो पोजीशन कहाँ होती है इसकी? जी हाँ, नाउन से तुरंत पहले। लेकिन अगर इसका प्रयोग एडजेक्टिव के साथ होता है, एडवर्ब के साथ होता है या फिर वर्ब के साथ होता है तो इसकी पोजीशन कहाँ रखी जाती है? जी हाँ, इन शब्दों के तुरंत बाद। सेंटेंस पढ़ते हैं। वी हैड चांस इनफ टू विन द गेम। चांस इनफ, इनफ का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? जी हाँ, चांस के लिए हमारे पास पर्याप्त अवसर है, और चांस अवसर हमारा क्या है? नाउन। तो क्या होना चाहिए था? नाउन के साथ इसकी पोजीशन क्या बनती है? जी हाँ, तुरंत पहले। तो चांस इनफ के स्थान पर क्या होना चाहिए था? इनफ चांस। वी हैड इनफ चांस टू विन द गेम, हमारे पास मैच जीतने के पर्याप्त चांस थे। अब हमारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है शी इज इनफ इंटेलिजेंट। वो इनफ इंटेलिजेंट है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इनफ का प्रयोग किसके साथ हुआ है? जी हाँ, इंटेलिजेंट के साथ। और इंटेलिजेंट किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, इस शी के लिए, इस प्रोनाउन के लिए। तो इंटेलिजेंट हमारा क्या बना? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के साथ जब इसका प्रयोग होगा तो इसकी पोजीशन कहाँ रखी जाती है? एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब, इनके बाद में इसकी पोजीशन रखी जाती है। तो यहाँ पर सही वाक्य क्या होता हमारे लिए? जी हाँ, इंटेलिजेंट इनफ। अब हमारा वाक्य सही है, शी इज इंटेलिजेंट इनफ। तो इनफ की पोजीशन जो है वो वाक्य में प्रयोग करते समय ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनी, सेवरल और वेरियस की। देखिए मैनी जो है ये एक बड़ी संख्या को शो करता है। हम कह सकते हैं ये एक लार्ज नंबर को शो करता है, एक बड़ी संख्या को दर्शाता है। लेकिन वो बड़ी संख्या कैसी होती है? ऑफ द सेम कैटेगरी। एक बड़ी संख्या जो कि सेम कैटेगरी की हो, वो दर्शाने के लिए हम लोग मैनी का यूज करते हैं। हम कह सकते हैं मैनी शोज ए लार्ज नंबर ऑफ द सेम कैटेगरी। मैनी जो है एक बड़ी संख्या को दर्शाता है एक ही कैटेगरी की। सेवरल, देखिए सेवरल भी जो है सेम कैटेगरी की ही संख्या को दर्शाता है, लेकिन ये एक बड़ी संख्या को ना दर्शा करके ये दर्शाता है मॉडरेट नंबर। हम कह सकते हैं
ये एक मॉडरेट नंबर को दर्शाता है, मॉडरेट नंबर ऑफ द सेम कैटेगरी। मॉडरेट नंबर ऑफ द सेम कैटेगरी। देखिए मॉडरेट का नंबर होता है ना कम ना ज्यादा, ठीक ठाक संख्या हम जिसको कह देते हैं, आप हिंदी में इसको कह देते हो ठीक ठाक संख्या, ना कम ना ज्यादा, दैट इज मॉडरेट नंबर कहलाता है। मैनी एक बड़ी संख्या थी लेकिन कैसी थी, ऑफ द सेम कैटेगरी। ये सेवरल जो है ये भी सेम कैटेगरी की है लेकिन बड़ी संख्या ना दर्शा करके ये मॉडरेट नंबर को दर्शाता है, ना कम ना ज्यादा, ठीक ठाक संख्या, दैट इज मॉडरेट नंबर, वो सेवरल है। देखिए वेरियस, वैरायटी से मिलता जुलता शब्द है, वैरायटी का मतलब भिन्नता जिसमें हो, ये एक बड़ी संख्या को दर्शाता है, ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग प्रकार की यानी अलग अलग श्रेणियों की बड़ी संख्या दर्शानी है। वैरायटी जिसको हम कह सकते हैं, वेरियस विभिन्न प्रकार का, यानी कि विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्वालिटी, यानी कि वैरायटी जिसमें हो, डिफरेंट कैटेगरीज अलग अलग प्रकार की बड़ी संख्या दर्शानी है, हम लोग वेरियस का इस्तेमाल करेंगे। और एक ही कैटेगरी की बड़ी संख्या दर्शानी है तो मैनी का यूज करेंगे, और एक ही कैटेगरी की ठीक ठाक संख्या मॉडरेट नंबर दर्शाना है तो सेवरल का यूज करेंगे। कुछ सेंटेंस देखते हैं इनके। सेंटेंस आपके सामने है, आपको मैनी, सेवरल और वेरियस का प्रयोग करना है। फर्स्ट है यू कैन सी नॉवेल्स, तुम नॉवेल्स देख सकते हो, बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर द्वारा रचित, इन योर लाइब्रेरी, तुम तुम्हारी लाइब्रेरी में शेक्सपियर द्वारा रचित नॉवेल्स देख सकते हो, यानी तुम्हें नॉवेल्स मिल सकते हैं जो शेक्सपियर द्वारा रचित हैं तुम्हारी लाइब्रेरी में। देखिए नॉवेल्स से पहले खालिस्तान है, क्या आ सकता है, नॉवेल्स बाय शेक्सपियर, नॉवेल्स जो कि शेक्सपियर द्वारा रचित हैं, तो एक ही कैटेगरी हो गई। एक ही कैटेगरी की बड़ी संख्या को दर्शाना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ मैनी। यू कैन सी, तुम देख सकते हो, मैनी नॉवेल्स, काफी सारे नॉवेल्स को, बाय शेक्सपियर, जो शेक्सपियर द्वारा रचित है, इन योर लाइब्रेरी, तुम्हारी लाइब्रेरी में। सेकेंड है आई डोंट हैव ए लार्ज नंबर, आई डोंट हैव ए लार्ज नंबर, डोंट हैव ए लार्ज नंबर, मेरे पास एक बड़ी संख्या तो नहीं है, यानी कि ए लार्ज नंबर के लिए मना कर दिया गया है। बट लेकिन आई हैव, मेरे पास है नॉवेल्स बाय शेक्सपियर। देखिए नॉवेल्स शेक्सपियर द्वारा रचित, कैटेगरी यहां भी सेम ही है, यानी एक ही कैटेगरी के नॉवेल्स हैं लेकिन बड़ी संख्या के लिए मना कर दिया गया है। आई डोंट हैव ए लार्ज नंबर, बड़ी संख्या मेरे पास नहीं है, यानी कि मैनी का यूज तो नहीं हो सकता। सारे के सारे नॉवेल्स किसके द्वारा रचित हैं, शेक्सपियर द्वारा रचित हैं, तो एक ही कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरीज नहीं है, इसलिए वेरियस का यूज भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा हमारे पास, जी हाँ सेवरल। आई डोंट हैव ए लार्ज नंबर, मेरे पास एक बड़ी संख्या नहीं है, यानी काफी ज्यादा तो नहीं है। बट आई हैव सेवरल नॉवेल्स, लेकिन मेरे पास काफी हैं, बाय शेक्सपियर, दो शेक्सपियर द्वारा रचित हैं, लेकिन मेरे पास काफी नॉवेल्स हैं जो शेक्सपियर द्वारा रचित हैं, यानी कि बड़ी संख्या के लिए मना कर दिया गया। एक ठीक ठाक संख्या, न कम न ज्यादा, काफी जिसको आप कह देते हो, दैट इज सेवरल, वो अर्थ देता है। तो यहां हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सेवरल का। नेक्स्ट है यू कैन सी, तुम देख सकते हो या तुम्हें मिल सकती हैं बुक्स इन द बुक फेयर। बुक फेयर, किताबों के मेले में। देखिए किताबों के मेले में तुम्हें बुक मिल सकती है। अब किताबों के मेले में एक ही कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरीज की हैं, जी हाँ अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की किताबें तुम्हें मिल सकती हैं। तो विभिन्न प्रकार की बड़ी संख्या, वो हम क्या दर्शाएंगे, जी हाँ वेरियस। यू कैन सी वेरियस बुक्स इन द बुक फेयर, तुम बुक फेयर में काफी अलग अलग प्रकार की किताबें देख सकते हो। तो इनका इस्तेमाल करते समय ध्यान रखिएगा, मैनी एक बड़ी संख्या है लेकिन सेम कैटेगरी की, सेवरल सेम कैटेगरी की है लेकिन मॉडरेट नंबर है, न कम न ज्यादा, ठीक ठाक संख्या। और वेरियस, वैरायटी को आप ध्यान रखिएगा, वेरियस विभिन्न प्रकार की, वैरायटी विभिन्न प्रकार की बड़ी संख्या जो है वो हमारा वेरियस कहलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट और द लास्ट दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इनके मीनिंग में, इनके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो अर्थ में क्या अंतर है, देखिए लास्ट जब हम यूज करते हैं, लास्ट का मतलब होता है पिछला, जिसको आप कह देते हो, जो जा चुका है पिछला, वो हमारा क्या है, लास्ट। जैसे मैं कहूं कि लास्ट संडे, यानी कि पिछला संडे जो गुजर गया है। और द लास्ट का जब हम प्रयोग करते हैं, ये एक पीरियड की बात करता है, ये एक समयावधि को शो करता है, एक पीरियड की बात करता है।
दो सेंटेंस आपके सामने हैं, इन सेंटेंस के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही वॉज इन जयपुर लास्ट मंथ, वो पिछले महीने जयपुर में था। देखिए लास्ट का यूज हुआ है, लास्ट मंथ पिछले महीने, मंथ आपका क्या है नाउन, और लास्ट आपका क्या बन गया डिटर्मिनर। देखिए लास्ट मंथ पिछले महीने जयपुर में था, तो इस वक्त वो लास्ट जो है कौन सा अर्थ दे रहा है आपके लिए, जी हाँ पिछला, यानी कि वो महीना जो गुजर चुका है। मान लो इस वक्त अगर जुलाई चल रहा है तो हम लोग कौन से महीने की बात कर रहे हैं, जून, जो कि गुजर चुका है, यानी लास्ट मंथ पिछला महीना जो कि गुजर चुका है। यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ, पिछला महीना जो कि गुजर चुका है। दूसरा सेंटेंस है ही हैज बीन इन जयपुर फॉर द लास्ट मंथ। देखिए यहां द लास्ट का यूज हुआ है, मंथ हमारा क्या है नाउन, और द लास्ट का यूज हुआ है। अब इसका अर्थ पिछले महीने से नहीं है, इसका अर्थ बदल गया। ही हैज बीन इन जयपुर, वो जयपुर में है, फॉर द लास्ट मंथ पिछले एक महीने से जयपुर में है। तो द लास्ट मंथ का मतलब क्या हो गया यहां पर, पिछले एक महीने से, पिछले एक महीने से वो जयपुर में है। द लास्ट मंथ वो पिछले एक महीने से जयपुर में है, यानी कि 30 दिन की समयावधि, इसका अर्थ क्या हो गया, पिछले 30 दिनों से। लास्ट पिछला एक जो गुजर चुका है, हम लोग कह सकते हैं जो गुजर चुका है, यानी कि बिफोर दिस वन। अब जो एक चल रहा है इससे तुरंत पहले वाला जो गुजर चुका है वो हमारा क्या है लास्ट, और पीरियड को जो शो करेगा, समय अवधि को जो शो करेगा वो हमारा क्या है द लास्ट। जैसा सेंटेंस में है ही वॉज इन जयपुर लास्ट मंथ, वो पिछले महीने जयपुर में था, यानी कि पिछला महीना कौन सा, अब जो चल रहा है इससे तुरंत पहले वाला जो कि जा चुका है, दैट इज लास्ट मंथ। सेकंड है ही हैज बीन इन जयपुर फॉर द लास्ट मंथ, वो पिछले एक महीने से जयपुर में है। अब यहाँ पिछले महीने की बात ना करके इस वक्त बोलने के समय से लेकर के 30 दिन की जो समयावधि है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं आज की तारीख से 30 दिन की समयावधि, पिछले एक महीने से वो जयपुर में है। तो दोनों के मीनिंग में अंतर है। और सेंटेंसेस देखते हैं इसके, दो सेंटेंस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है आई वॉज इल लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने बीमार था। लास्ट मंथ, देखिए लास्ट का यूज हुआ है, मंथ हमारा क्या है नाउन, लास्ट हमारा क्या हुआ डिटर्मिनर, और लास्ट का मतलब क्या था, जी हाँ बिफोर दिस वन। अब जो एक चल रहा है इससे तुरंत पहले वाला वो हमारा क्या था लास्ट, और द लास्ट क्या था, जी हाँ ये हमारे लिए पीरियड की बात करता है, एक अवधि की बात करता है। तो आई वॉज इल लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने बीमार था, यानी कि अब जो महीना चल रहा है इससे तुरंत पहले वाला महीना जो गुजर गया है वो हमारा क्या है लास्ट है, यानी कि यहाँ मीनिंग क्या है, पिछला महीना जो गुजर चुका है वो हमारा क्या है लास्ट मंथ। सेकेंड है आई हैव बीन इल फॉर द लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने बीमार था या पिछले एक महीने से बीमार चल रहा हूं। जी हाँ मंथ हमारा नाउन है और द लास्ट हमारा क्या हुआ डिटर्मिनर। अब ये पिछले महीने से मीनिंग है पिछले एक महीने से, यानी कि आज के दिन से 30 दिन की समयावधि, ये हमारा क्या हो गया पिछले एक महीने से, इसका अर्थ बदल गया। आई हैव बीन इल, मैं बीमार चल रहा हूं, फॉर द लास्ट मंथ, पिछले एक महीने से मैं बीमार हूं। यहां सिर्फ पिछले महीने की बात ना करके बोलने के समय से एक महीना पीछे, यानी कि आज अगर मान लो 24 जुलाई है तो यानी कि पिछले एक महीने से, यानी कि हम कहां से बात कर रहे हैं, 24 जून से लेकर के 24 जुलाई तक की जो समयावधि है, ये एक महीने का जो समय अंतराल है, एक महीने की जो अवधि है, ये हम किससे शो करेंगे, द लास्ट से शो करते हैं। तो लास्ट बिफोर दिस वन तुरंत पहले वाले की बात करता है, चाहे वो लास्ट वीक हो, लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो या लास्ट ईयर हो, और द लास्ट जो है ये समयावधि को शो करता है। एक और सेंटेंस देखते हैं, एक सेंटेंस आपके सामने है आई बॉट दिस हाउस, मैंने इस घर को खरीदा था लास्ट ईयर, पिछले साल खरीदा था। लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट का मतलब बिफोर दिस वन, अब जो एक चल रहा है इससे तुरंत पहले वाला, तो यहां मीनिंग क्या हो गया, जी हां पिछला साल जो गुजर चुका है। आई बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर, मैंने इसको पिछले साल खरीदा, यानी कि आज अगर 2020 चल रहा है तो लास्ट ईयर का मतलब किससे हो गया, जी हाँ 2019 से, कि मैंने ये घर पिछले साल खरीदा यानी 2019 में खरीदा।
एंड आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, और मैं इस घर में रह रहा हूँ फॉर द लास्ट ईयर, पिछले 1 साल से रह रहा हूँ। लास्ट ईयर खरीदा, लेकिन रहने का काम इसने कब शुरू किया? द लास्ट ईयर, यानी यहां मीनिंग पिछले साल से ना होकर के पिछले 1 साल से रह रहा हूं। यहां अर्थ क्या हो गया? जी हां, पिछले 1 साल से। मान लीजिए कि आज जो है 7 जुलाई 2020 है, तो पहला स्टेटमेंट जो है आई बॉट दिस हाउस, मैंने इस घर को खरीदा लास्ट ईयर, पिछले साल खरीदा। तो लास्ट ईयर का मतलब यहाँ क्या मीनिंग हो गया? जी हाँ, कि 2019 में खरीदा। लास्ट ईयर पिछला साल 2019 कहलाएगा। अब वो 1 जनवरी 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 पूरा साल जो है हमारे लिए क्या है? लास्ट ईयर। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट ईयर, लेकिन इस घर में मैं पिछले 1 साल से रह रहा हूँ, यानी ये द लास्ट ईयर है। यानी आज अगर 7 जुलाई 2020 है, तो यानी कि पिछला 1 साल, तो हम क्या कह सकते हैं? 7 जुलाई 2019 से लेकर के आज तक की जो ये समयावधि है, पिछला 1 साल जो है ये, इसको शो करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? द लास्ट ईयर। यानी कि 7 जुलाई 2019 से लेकर के 7 जुलाई 2020, आज 1 साल हो गए हैं मुझे रहते हुए, पिछले 1 साल से, तो वो मीनिंग कौन देगा? द लास्ट मीनिंग देता है। उसी तरह अगर मैं ये कहूं लास्ट वीक, यानी पिछला सप्ताह जो गुजर चुका है, वो हमारा क्या है? लास्ट वीक। लेकिन अगर मैं ये कह दूं द लास्ट वीक, तो अब इसका मीनिंग क्या होगा? पिछला सप्ताह या पिछले 1 सप्ताह से? जी हां, इसका मीनिंग हो गया पिछले 1 सप्ताह से। उसी तरह अगर मैं ये कहूं लास्ट मंथ, अगर मैं कहूं लास्ट मंथ, तो इसका मीनिंग क्या है? जी हां, पिछला महीना जो हमारे लिए गुजर चुका है। और अगर मैं कहूं द लास्ट मंथ, यानी पिछले 1 महीने से, पिछले 1 महीने से, यानी कि ये पिछले 1 महीने से इस समय अवधि को शो करेगा, वो हमारा द लास्ट होगा। और लास्ट केवल पिछला एक जो गुजर चुका है वो अर्थ देने के लिए हम लोग लास्ट का यूज करेंगे। तो इस तरीके से लास्ट और द लास्ट का प्रयोग करते समय ध्यान रखिएगा, इनका मीनिंग परिवर्तित हो सकता है। सेंटेंस पढ़ने के बाद ही आप अच्छे से पहचान पाएंगे कि हमें लास्ट का मीनिंग चाहिए या फिर द लास्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं।